भारत में मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा। ये रोक लगी संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए, पर फिक्र ये भी जताई गई कि इससे अर्थव्यवस्था के पहियों पर भी लगाम लग जाएगी। अब लगता है ये फिक्र सही साबित हुई है। पहली तिमाही में ऐतिहासिक गिरावट हुई है। क्या होगा इसका आपकी और हमारी जिंदगी पर असर? कवर स्टोरी में आज इसी की बात। कोरोना संक्रमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच ग्रोथ नेगेटिव रही है। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल की पहली तिमाही के मुकाबले जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी 5.2% थी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लॉकडाउन लागू था और अधिकांश काम धंधे बंद थे। इससे ठीक पहले की तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान जीडीपी में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और जीडीपी के आंकड़े आने के पहले ही भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। इसे आने वाले नतीजों का एक संकेत समझा गया। कोरोना के असर से झटका दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को लगा है, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की गिरावट सबसे ज्यादा है। उधर चीन की बात करें तो 6.8% की गिरावट के बाद उसने 3.2% की बढ़ोतरी भी हासिल कर ली है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना कितना आसान है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता एंड्रयू वॉकर। भारत भी उन देशों की कतार में आ गया है जहां वैश्विक महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के पुख्ता सबूत सामने हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के फैसले ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अगर दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई करीब 24% की गिरावट सबसे बड़ी है। भारत ने इसके पहले के 3 महीनों में कुछ बढ़ोतरी हासिल की थी, जबकि कई दूसरे देश ऐसा नहीं कर पाए थे। उस दौरान अमेरिका, जापान, यूरोजोन और ब्रिटेन हर जगह गिरावट देखी गई। हालिया तिमाही में ये गिरावट और बढ़ गई। मौजूदा दौर में संकेत मिल रहे हैं कि इन देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, हालांकि इसके पूरी तरह से उबरने की संभावना नहीं है। चीन में जो पैटर्न दिखा वो अलग है। वायरस का संक्रमण सबसे पहले वहीं शुरू हुआ और वहीं सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट हुई। साल की पहली तिमाही में चीन में बड़ी गिरावट देखी गई। उसके बाद अर्थव्यवस्था में जोरदार वापसी दर्ज हुई। ये बात अलग है कि वहां अर्थव्यवस्था ने अभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी है। अगर भारत की बात करें तो बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि महामारी की स्थिति कैसी रहती है, और फिलहाल जिस तरह संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं वो जनस्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए चिंता का मामला मालूम होते हैं। कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। असर हर क्षेत्र में दिखा है। इस दौर में हीरा कारोबार यानी डायमंड इंडस्ट्री को भी गहरा धक्का लगा है, जिसमें भारत की साख सबसे ऊंची है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कहीं भी बेचे जाने वाले 4 में से 3 हीरे भारत में पॉलिश किए जाते हैं। डायमंड इंडस्ट्री के मौजूदा हाल को समझने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने। सूरत के डायमंड वर्कर अल्पेश ने लॉकडाउन के 3 महीने बिना तनख्वाह के गुजारे। काम शुरू तो हुआ पर नौकरी आधी तनख्वाह पर ही चल रही है। क्या करेंगे, गांव में खेती करते थे, खेती में बारिश का दिक्कत रहता था, इसलिए वो गांव छोड़ के शहर आए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, दूसरा काम अब इस सिचुएशन में, इस समय में कौन सा दूसरा काम सीखेंगे। और वैसे फॉरेन का भी आना जाना, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद है। एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट कोई आ नहीं रहा है, इसीलिए किसी के पास भी रफ माल भी बहुत है लेकिन बहुत कम है। हीरों को तराशने और पॉलिश करने में भारत का दुनिया में पहला स्थान है और देश में करीब 45 लाख लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में बिकने वाले 75% हीरों की पॉलिश यहीं होती है। कहते हैं डायमंड्स आर फॉरएवर, यानी हीरा सदा के लिए होता है। शायद यही वजह है कि पिछले 10-15 सालों में भारत में और पूरी दुनिया में भी हीरे की डिमांड बढ़ी है, हीरे की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक ने हीरे की चमक को जिस तरह से फीका किया है, वैसा शायद बरसों तक नहीं देखा गया। न दुकानों में ग्राहक दिख रहे हैं, न लोगों में हीरे को खरीदने को लेकर कोई एक्साइटमेंट। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले हीरों के बाजार यूरोप के अलावा पूर्वी एशिया में भी हैं। वर्षों से इन बाजारों में काम करने वालों ने ऐसी मंदी पहली बार देखी है।
ट्रैवलिंग सब जगह पे बैन किया हुआ है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट होता है डायमंड का वो मोस्टली हांगकांग में होता है। तो अभी हांगकांग में भी ओनली हांगकांग पीपल आर अलाउड है, जो हांगकांग वर्कर है और हांगकांग की परमानेंट पब्लिक है वही अलाउड है हांगकांग में। तो अभी जो हांगकांग का मेनली टूरिज्म है वो भी बंद है, और जो कस्टमर मोस्टली जो बाहर से बाइंग करने आते हैं, चाइना है, ताइवान, वियतनाम, कोरिया, तो वो भी सब लोग अभी आ नहीं पा रहे हांगकांग बाइंग करने के लिए डायमंड के लिए। हर अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी कोविड-19 की मार सह रहा है। कारोबार पर भी असर गहरा है और लॉकडाउन के दौरान और बाद में न जश्न वाली शादियां हो रही हैं, न ही त्योहारों की धूम दिखी है। हालांकि भारत में डायमंड कारोबार की नीतियों से जुड़े लोगों को उम्मीद भी है। आज किसी की डिमांड है तो हम माल भी नहीं भेज सकते हैं, तो इससे हम चौकस में मानता हूं कि लॉस हुआ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिचुएशन थी तो एक बिजनेस लॉस उसको हम कैलकुलेशन में गिन सकते हैं। और आज की तारीख में भी कोविड-19 की लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभी धीरे धीरे मार्केट स्टार्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। कारोबारी लफ्जों में हीरो की गिनती लग्जरी आइटम में होती रही है, लेकिन इस लग्जरी आइटम से जुड़ी हैं लाखों जिंदगियां जिनके लिए कोरोना एक महामारी से कहीं ज्यादा साबित हुआ है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली। हीरा व्यापार को जो नुकसान पहुंचा उसे कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। इन आंकड़ों को हमारे साथ साझा किया जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान करीब $4 मिलियन की जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात किया गया। पिछले साल ये आंकड़ा $8 मिलियन से ज्यादा था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले निर्यात में 50% की कमी आई। इसी तरह इस दौरान कट और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में 46% से ज्यादा की गिरावट आई। लैब में बने और पॉलिश किए हीरे के निर्यात में 23% से ज्यादा की गिरावट आई। वहीं हीरे के अलावा सोने के जेवरात का निर्यात 73% से ज्यादा गिरा। अगर देशों की बात करें तो भारत से इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले कुल निर्यात में करीब 94% से ज्यादा, ब्रिटेन को होने वाले निर्यात में करीब 78%, बेल्जियम को होने वाले निर्यात में 72% से ज्यादा, अमेरिका को होने वाले निर्यात में करीब 65% और हांगकांग को होने वाले निर्यात में करीब 38% की कमी आई है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हीरा कारोबार की खराब हालत की, लेकिन इसके हालात कब सुधरेंगे, निर्यात में बढ़ोतरी कब दिखेगी, यही पूछा बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ से। थोड़ा बहुत बाजार में आई है, जोर आया है और 31 मार्च तक हो सकता है करीब 35% डाउन हो, ऐसे लग रहा है अनुमान। और कॉम्पिटिटर्स हैं दुनिया भर में, वो इसमें क्या एक अपॉर्चुनिटी भी सेंस कर रहे होंगे कि ये एक मौका है भारत से जो डायमंड का ट्रेड है उसमें थोड़ा सा एक शेयर लेने का? सोचेंगे तो सभी, ऐसी बात नहीं है। जैसे इजराइल है, थाईलैंड है, ये बड़े बड़े सेंटर हैं, तो ये एंटवर्प तो ट्रेडिशनल सेंटर है, ये जरूर सोचेंगे। चाइना जो है वो पिछले कुछ सालों में सिंथेटिक डायमंड्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन के उभरा है, और चाइना में जो 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 रियल डायमंड्स हैं उनकी डिमांड भी बहुत हाई है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या चाइना अब डायमंड्स का ग्रोथ ड्राइवर बन जाएगा? जो थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट होगा सिंथेटिक से, वो तो अमेरिका में भी होगा, चाइना में भी होगा, सभी जगह होगा, लेकिन रियल डायमंड को चाइना ड्राइव करेगी, ये बात मैं नहीं मानती। और आज जारी हुए जीडीपी के आंकड़ों से जाहिर हुआ कि भारत में लॉकडाउन का असर काफी गहरा हुआ है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंचाई है उससे लाखों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी है। किसी को काम बंद करना पड़ा तो किसी को दुकान बंद करनी पड़ी। एक आंकड़े के मुताबिक केवल जुलाई महीने में 5 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की रिपोर्ट। ललिता संगटी पिछले 5 महीनों से बेरोजगार है। वो मुंबई के उपनगर भांडुप में हर दिन घर घर जाकर काम की तलाश करती है। 16 सालों से वो लोगों के घर में काम करती आई है, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन लोगों ने संक्रमण के डर से उन्हें काम से हटा दिया। काम तो करा लगना है, काम हमें काम की तलाश है,
काम नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? मेरी बेटियां क्या खाएंगी? किराया कैसे दूंगी? धीरे धीरे जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, संगीता जैसे लाखों लोग आस लगाए इंतजार कर रहे हैं। मैं फिलहाल मध्यवर्ती मुंबई के एक सबसे बड़े होलसेल सब्जी मार्केट में खड़ा हूं। इस तरह के मार्केट्स अब कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरे देश भर में खुलने शुरू हो चुके हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो भारत की सबसे बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसे कहा जाता है या फिर असंगठित क्षेत्र कहा जाता है दहाड़ी मजदूरों का, वो धीरे धीरे पटरी पर वापस आना शुरू हो गया है। मजदूरों के हाथ को यहाँ पे अब काम मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन चिंता की अवस्था दूसरी छोर पर है, जिसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं या फिर फॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। वहाँ पे नौकरियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। सैलरीड क्लास अब चिंता में है। रोजगार कमाने के लिए भारत के सभी तबकों और पेशे के लोगों को नए पेशे और धंधे सीखने पड़े हैं। ये हाथ पहले कैमरे के लेंस एडजस्ट किया करते थे। 33 साल तक व्यावसायिक तौर पर फोटोग्राफी कर चुके संजय अपार ने अब कैमरा एक तरफ उठाकर रख दिया है और अब वो सब्जी बेचते हैं। आता विश्वास बसत नाही आम्हाला की मी भाजीपाल्याचा व्यवसाय करतोय। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ, लेकिन यही एक जरूरत है। साथ ही जुटे रहना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, नहीं तो हम बस कुछ करने के बारे में केवल सोचते रह जाएंगे। हालांकि दिहाड़ी रोजगार या अनौपचारिक क्षेत्र धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, लेकिन अब औपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले या तनख्वाह पाने वाले लोग इसका प्रभाव झेल रहे हैं। कई लोग लॉकडाउन के शुरुआती दौर में अपनी नौकरियां बचाने में सफल रहे, लेकिन लंबे समय तक ये चल पाएगा या नहीं, इस पर संदेह है। एक निजी शोध संस्था द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान निश्चित तनख्वाह देने वाली नौकरियों की संख्या में 1,79,00,000 की गिरावट आई है। हालांकि भारत में लॉकडाउन अपने अंतिम चरण पे है, लेकिन कोविड-19 से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उससे निपटने के लिए संघर्ष अभी मात्र शुरू हुआ है। मयूरेश कोन्नूर, BBC न्यूज, मुंबई।